कहीं अदिति मजाक तो नहीं कर रही? रेणुका जोर से हंसी थी। अवंती जी को बहुत बुरा लगा और उसे देखने लगी, पर बोली नहीं। मजाक क्यों करेगी? रेणुका फिर ठहाके लगाती है। सॉरी, आपको पता भी है कि जो लोकेशन उसने पार्टी के लिए भेजी है, उसकी जेब से भी कहीं गुना महंगी है। अरे, इतने बड़े महंगे होटल के सामने तो ये भिखारी हैं। ये भिखारी वहां पार्टी करने के लायक ही नहीं है। रेणुका ने यह सब अदिति का फोन आने के बाद कहा, तो अवंती जी ने कहा, रेणुका, शर्म नहीं आती अपने भाई भाभी को? भिखारी बोलते हुए तुम इतनी बिगड़ैल हो, ये देख रही हूँ। दरअसल अदिति का फोन आया था कि मम्मी जी, मैं आपको लेने आ रही हूँ, आप तैयार रहना। अदिति ने आज अपनी सास को फोन पर अपना फरमान सुना ही दिया था, जिसे अवंती जी टाल ना सकी। उनकी बेटी रेणुका ने कहा, मम्मी, अदिति आपको अचानक क्यों लेने आ रही है? कहीं कुछ लालच तो नहीं? मैं तो कहती हूँ सोच समझ कर जाएगा। अवंती जी ने कहा, केवल 2 दिन के लिए जा रही हूँ। पहले भी आप 2 दिन के लिए कहकर 1 महीने में आई थी। वह तो मैंने इतनी जिद की तो जाकर कबीर ने वापस भेजा। इतने में अदिति वहां आ गई। अरे दीदी, आपको भी आज जरूर आना है। मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगी। एक्चुअली आज एक पार्टी है, उसके लिए ही मम्मी को लेकर जा रही हूँ। रेणुका पार्टी का नाम सुनते ही खुश तो हो गई, लेकिन रेणुका फिर ठहाके लगाते हुए बोली, अरे, जो लोकेशन तुमने पार्टी के लिए भेजी है, वह तो तुम्हारी औकात से भी कहीं गुना महंगी है। तुम लोग वहां जाना तो दूर बैठने के भी काबिल नहीं हो। उसकी माँ अवंती जी उसे घूरे जा रही थी। अदिति ने कहा, दीदी, अरे आप आकर देख लीजिएगा। रेणु का मुंह बनाकर उसे जाते हुए देख रही थी। शाम को सब बताई गई जगह पर पहुंच गए थे। आज रेणुका भी आ चुकी थी। चारों तरफ हुई शानदार सजावट देखकर उसका मुंह खुला रह गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि पार्टी आखिर किस लिए है। वह बार बार अपने पति सुरेश से कह रही थी, कबीर के पास इतना पैसा आ गया है कि इतने महंगे पार्टी हॉल में पार्टी दी है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर में हमको यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाए। ना तो कबीर है यहाँ है और ना ही अदिति। इतनी बड़ी पार्टी इन भिखारी के बस की थोड़े हैं। उसका पति भी चारों तरफ हैरानी से देख रहा था, लेकिन पीछे तभी अदिति आकर खड़ी हुई। अदिति रेणुका की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही स्टेज पर अवंती जी को बुलाया गया, तो अवंती जी की आंखों में आंसू आ गए थे। चारों तरफ सिर्फ उनके लिए बजने वाली तालियां का शोर था। उनकी आंखों में आंसू देखकर स्टेज पर खड़े होस्ट ने कहा, यह सम्मान और तालियां, यह सब आपको अपनी मेहनत से मिल रहा है। आपने एम्ब्रॉयडरी को एक मुकाम तक पहुंचा दिया है, जिसे फैशन इंडस्ट्री ने हाथों हाथ लिया है। जादू है आपकी कल्पना में, जो हर किसी को पसंद आता है। अवंती जी आज इतनी तारीफ सुनकर गदगद और आंसुओं की बरसात में भीग रही थी। आज इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा था, तो उनसे 2 शब्द बोलने को कहा गया। उन्होंने बोलने के लिए माइक पकड़ा ही था कि सामने खड़ी अपनी बहू अदिति और बेटी रेणुका का, पर उनकी नजर गई। उन्होंने कहा, मैं ज्यादा बोलना तो नहीं जानती, मगर इतना जरूर कहूंगी कि जब मैं कुछ नहीं थी, तो केवल एक इंसान ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित किया। जिंदगी में आपको घसीटकर नीचे गिरने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सहारा देकर चलाने वाला कोई एक आदमी मिलता है। मेरे जीवन में वह थोड़ा रोककर बोली, वह मुझे मेरी बहू ने दिया है। आज उसके कारण ही मैं यहाँ इस मंच पर सम्मान के हक से खड़ी हूँ। थैंक यू बेटा। इतना कहकर वह स्टेज से नीचे उतर कर आ गई। आते ही उनकी बहू अदिति ने उनको गले से लगा लिया। रेणुका यह देखकर बड़ा सा मुंह बनाने लगी। उसने करीब आकर कहा, मम्मी, आप मुझे कुछ समझती ही नहीं है। मेरे किए का यह फल दिया आपने। पापा के बाद मैंने ही आपको संभाला, आपका ख्याल रखा और आपने सबके सामने अपनी बहू का नाम लिया। आपसे न जाने क्या करवाकर खुद कमाने का रास्ता खोजा है। इस अदिति ने देखना, एक दिन आपको मतलब निकालकर धक्का दे देंगे। अवंती जी ने कहा, खबरदार, जो एक भी शब्द आगे कहा तो आदित्य के कंपनी ने इतना सम्मान दिया है, तुम्हें हजम तो नहीं हो रहा होगा। और तुम अपने दिल से पूछो कि सच्चाई क्या है। यह सुनकर रेणुका ने गुस्से में कहा, मां, रहने दो, आप तो इनके झांसे में आ ही गई। अरे, कंपनी में ट्रे लेकर चाय पानी ही पिलाती होगी सबको। कोई ऑफिसर तो बनाने से रहा इसको, ऐसे ही तो इसने कबीर को फंसाया है। और अब आपको भी यह सुनकर
अवंती जी ने उसको जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसी औलाद पैदा की है मैंने। और उन्हें अपनी यहाँ तक की यात्रा में शामिल हर एक पल याद आ गया और पहुंच गए अपने उन दिनों में जब वह एक साधारण महिला थी। पति के जाने के बाद अपनी बेटी के साथ रहना उनकी मजबूरी थी। उनकी बेटी रेणु का पापा के जाने के बाद उनके बेटे कबीर से यह कहकर साथ ले गई थी कि कबीर, तुम तो बाहर रहकर पढ़ रहे हो, ऐसे में माँ को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। पापा के बाद तो यह जैसे सदमे में ही चली गई है। अवंती जी का बेटा कबीर इस बात से चिंता मुक्त हो चुका था, क्योंकि उसे माँ को अकेला छोड़ना सही नहीं लग रहा था। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के लिए वापस जाना उसकी मजबूरी थी। वह एमबीबीएस कर रहा था। डॉक्टर बनकर अपने पापा का सपना पूरा जो करना था। उसके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, तो अब वह एक हार्ट सर्जन बनना चाहता था, जिससे हार्ट अटैक का इलाज कम खर्चे में कर सके और उसे बचने के तरीके भी लोगों को बता सके। उसने कहा, दीदी आप सही कह रही हैं मम्मी, आपके साथ रहेगी तो ठीक रहेगी, अकेले रहकर तो यह बीमार हो जाएगी, फिर मुझे भी इतनी फिक्र नहीं होगी। आप इनको साथ ले जाइए रेणुका। इसके बाद अपनी माँ अवंती जी को अपने साथ ले गई थी। इसके बाद कबीर वापस चला गया और कभी कभी मिलने आता रहता था। रेणुका कभी भी अवंती जी और कबीर को अकेले बात नहीं करने देती थी। शुरू में तो कबीर इस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर उसे यह महसूस होने लगा कि जैसे माँ उससे कुछ कहना चाहती हैं और रेणुका के आते ही चुप हो जाती हैं। उसने कई बार अवंती जी से पूछा, मम्मी आप यहाँ ठीक तो है ना? अवंती जी मुस्कुराकर कहती, अरे मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेणुका का मेरा बहुत ख्याल रखती है। लेकिन कबीर माँ को दिन ब दिन कमजोर होते देखकर थोड़ा चिंता में था। उसने कहा, दीदी आप मम्मी को डॉक्टर को दिखा लीजिए, कहीं इनको कोई बीमारी तो नहीं है। रेणुका कहती, कबीर तुम फालतू चिंता करते हो, इस उम्र में ऐसा ही हो जाता है, फिर हम तो कोई कमी करते नहीं, चाहे तो तुम मम्मी से ही पूछ लो, आखिर मेरी भी माँ है। रेणुका के ऐसे कहने पर कबीर कुछ बोल ही नहीं पाता था। उसने एक बार रेणुका से फोन पर माँ से बात करने को कहा, तो रेणुका ने कहा, अरे कबीर वह तो पार्क में टहलने गई है, आते ही बात करा दूंगी। इस तरह कई दिन तक कबीर कहता रहा और रेणुका उसको टालती रही। फिर एक दिन अचानक कबीर घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किचन में बर्तन धो रही है। उसको रेणुका ने अचानक से घर में देखकर कहा, अरे माँ मानती ही नहीं है, कहती है काम नहीं करूंगी तो शरीर में जंग लग जाएगा। कबीर रेणुका के चेहरे पर झूठ को पढ़ पा रहा था, लेकिन अभी वह माँ को साथ नहीं ले जा सकता था। ऐसे करके 5 साल होने को आए और उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। अपने ही शहर में उसकी जॉब लगी तो वह वापस आ गया। उसने वापस आकर माँ को साथ रखने को कहा, तो रेणुका ने फिर से बहाना बना दिया और कहा, कबीर तुम खुद तो अकेले हो, माँ को बनाकर कैसे खिलाओगे? अगर शादी कर लेते तो मैं माँ को तुम्हारे साथ भेज देती। अब माँ तुम्हारे कितने काम करेंगी, इससे तो मेरे पास ही अच्छी है, कम से कम सही समय पर दवाई और खाना मिल जाता है। कबीर ने अपनी माँ से चलने को कहा, तो उन्होंने भी कहा, नहीं बेटा, तेरा घर बस जाएगा तब आ जाऊंगी बेचारी। रेणुका मेरा खूब ख्याल रखती है, तुम भी बहू ले आओ तो आ जाओ। कबीर ने जल्दी अपनी शादी का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर रेणुका ने कहा, कबीर यह किस लड़की को उठाकर ले आए हो, इससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो कबीर ने कहा, दीदी मैंने अदिति से कोर्ट मैरिज कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, वह बहुत ही अच्छी लड़की है। अदिति से उसने सबको मिलवाया तो उसने सबके पांव छूकर आशीर्वाद लिया, मगर रेणुका मुंह बना ही खड़ी रही। कुछ दिन बाद कबीर ने रेणुका से कहा कि वह माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है। अब से वह माँ का ख्याल खुद अदिति के साथ मिलकर रखेगा। लेकिन इस बात से रेणुका गुस्से में भर गई। देखो कबीर, लव मैरिज वाली लड़कियां सास का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। मुझे इस लड़की पर भरोसा नहीं है, माँ को मेरे पास ही रहने दो। कबीर ये सुनकर हैरान था। आखिर क्यों हर बार दीदी इस तरह टाल देती हैं? उसने कहा, मम्मी आपका मन मेरे साथ रहने का नहीं है क्या? अब मौका मिल रहा है तो आ जाइए। अवंती जी ने कबीर की तरफ देखते हुए कबीर से कहा, बेटा अभी तेरी नई शादी हुई है, तुम लोग घूमो फिरो और साथ में समय बताओ, क्यों मुझ बुढ़िया के चक्कर में पड़ते हो? मुझे 2 रोटी ही तो खानी है,
वह तो मैं कहीं भी रहकर खा लूंगी, अदिति ने भी कई बार कहा। लेकिन अवंती जी ने आने के लिए मना कर दिया और कबीर कुछ ना कर सका। अदिति बार बार कहती, कबीर मम्मी को घर ले आओ ना, मुझे तो शादी के बाद ससुराल वाली फीलिंग ही नहीं आई। मम्मी होती तो मुझे भी उनके सामने साड़ी और भर भर कर चूड़ी पहनने का मजा आता। मैं भी उनकी सेवा कर लेती। एक बार कोशिश करो ना, मम्मी को ले आओ। कबीर ने कहा, अदिति मम्मी ही मना कर देती है तो मैं क्या करूं? कितनी ही बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन दीदी उन्हें आने ही नहीं देती। और अदिति ने कहा, कबीर तुम कहो तो इस बार मैं उनको लाने की कोशिश करूं। कबीर ने कहा, देखो अदिति, अगर तुम माँ को घर ले आई तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी सेवा पर उंगली उठाकर तुम्हें कुछ कहे। और तुम जॉब करती हो तो माँ के आने पर छुट्टी भी लेनी होगी। अदिति ने कहा, तुम चिंता मत करो, कबीर इतनी सेवा करूंगी कि माँ का जाने का मन ही नहीं करेगा। अगले ही दिन शाम को जॉब से आकर अदिति रेणुका के घर पहुंच गई। उसे अचानक आया देखकर रेणुका शक पका गई और बोली, आओ आओ अदिति, आज कैसे दर्शन दिए तुमने भाई? तुम जॉब वाली, हम लोगों के लिए तुम्हारे पास कहाँ टाइम होगा? यह सुनकर अदिति ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सोचा आज आपसे और मम्मी से मिलती चलो। रेणुका ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी उसने अंदर से अवंती जी को भी बुला लिया और अदिति ने उनके पैर छूकर कहा, मम्मी जी, मैं तो आपको लेने आई हूँ। ये सुनकर रेणुका हकी बकी रह गई। उसने झट से कहा, अरे इस चक्कर में पड़ रही हो? तुम जॉब करती हो, तुम्हारे पास इतना टाइम ही कहाँ है? मम्मी वहां बोर हो जाएगी। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी, इस बार मेरी 2 दिन की छुट्टी है तो इसीलिए लेने आ गई मम्मी जी। आप अपना सामान बैग में रख लीजिए। रेणुका अदिति की बात का जवाब ना दे सकी और उसका मुंह ताकती रह गई। उसने फिर से बोलने की कोशिश की, अरे अदिति, 2 दिन मिले हैं तो तुम आराम करना। मम्मी जी की सेवा मैं ही कर लूंगी। अदिति ने कहा, दीदी मैं तो माँ को ले जाने ही आई हूँ, आप मना मत कीजिए। और फिर 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन बाद सुबह सुबह खुद कबीर माँ को अपनी कार से छोड़ जाएंगे। अब रेणुका कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि कबीर साथ होता तो ले जाने नहीं देती और कुछ भी करके रोक लेती, लेकिन यह तो सुन ही नहीं रही है। उसने कहा, ठीक है ले जाओ। उसके बाद उसने अवंती जी से कुछ अकेले में कहा था। अदिति को अजीब लगा। अदिति उन्हें साथ लेकर चली गई। घर जाकर अवंती जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रात को ऑफिस से आकर कबीर ने जब माँ को घर में देखा तो उनसे लिपट गया। बोला, आज मुझे लगा कि मैं अपने घर आया हूँ। इसके बाद तीनों ने एक साथ खाना खाया। अवंती जी को पिज्जा पसंद था। अदिति ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। वह अवंती जी की हर खुशी का ख्याल रख रही थी। अगले दिन तीनों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया और पूरे दिन बाहर में कबीर ने अवंती जी को कई मंदिर दिखाए और मनपसंद खाना खिलाया। कई साल बाद अवंती जी इतनी खुश दिखाई दे रही थी। कबीर भी उन्हें देखकर खुश था, लेकिन 2 दिन बाद वापस जाने की बात से दुखी हो रही थी। अगले दिन अदिति ने उनकी पसंद पूछकर हाथ से कढ़ाई करने वाले कुछ रंग बिरंगे धागे लाकर दिए। अवंती जी ने उसको बताया था कि कपड़ों पर कढ़ाई करने का उन्हें बड़ा शौक हुआ करता था। जैसे ही धागे सामने देखे तो अवंती जी जैसे जी उठी। अरे ये तुम ले भी आई, ये तो मेरी प्यारी यादों में से एक है। अदिति ने कहा, हाँ तो अब अपने शौक पूरा कीजिए। अवंती जी ने कहा, लेकिन कपड़ा भी तो होना चाहिए ना अदिति बेटा। अदिति ने कुछ सोचकर अपना कबर्ड खोला और एक नया टॉप निकाल कर ले आई जो बिल्कुल सफेद रंग का था। अवंती जी ने कहा, अरे बेटा ये तो नया है, इस पर क्यों करना, कहीं खराब ना हो जाए। अदिति ने कहा, नहीं मम्मी इस पर ही कीजिए, आप इस पर करेंगे तो ये मेरी बेस्ट मेमोरी बन जाएगा। अवंती जी ने उसको मुस्कुराकर देखा और सुंदर सा डिजाइन बनाकर कढ़ाई शुरू कर दी। शाम तक लगे रहने के बाद उन्होंने जब उसको अदिति के हाथ में पकड़ाया तो अदिति उसको देखते ही रह गई। अरे मम्मी जी क्या बात है, आपके हाथों की इतनी प्यारी सुंदर कढ़ाई आपने अपने हाथों से की है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अवंती जी भी पूछती हैं। अदिति को उनका किया हुआ काम पसंद आया। अगले दिन अब जाने का समय आ गया, लेकिन अदिति उनको जाते देखकर रोने लगी थी। उसने कहा, कबीर कुछ करो ना, मम्मी को थोड़े दिन और रोक लो। कबीर ने कुछ सोचते हुए रेणुका को फोन करके कहा, दीदी
अदिति की तबीयत खराब हो गई है। उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है। कुछ दिन के लिए माँ को यहीं रहने दो। अदिति के ठीक होते ही मैं खुद छोड़ने आ जाऊंगा, रेणुका का गुस्सा। यह सब सुनकर 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने किसी तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल किया और कहा, हाँ कबीर, लेकिन जल्दी भेज देना, माँ को दवाई भी दिलवानी है रेणुका की। हाँ सुनकर आदित्य खुशी के मारे उछल पड़ी, लेकिन आज उसको ऑफिस जाना था तो वह चली गई और कबीर छुट्टी लेकर घर पर रुक गया। ऑफिस जाकर अदिति ने अपनी सास का कड़ाई किया। हुआ टॉप अपने कलीग को दिखाया तो सब देखकर हैरान रह गए। इसकी एक दोस्त ने कहा, एक आइडिया है अदिति, इसको वहां हैंगर में टांग दे और कितने कस्टमर का इस पर ध्यान जाता है। जो खरीदना चाहे तो उससे ऑर्डर ले लेना, इससे तेरी सास का नाम हो जाएगा और फायदा भी वास्तव में। अदिति एक फैशन ब्रांड के स्टोर में स्टोर मैनेजर के पद पर थी। दिन भर उसे स्टोर स्टाफ को संभालना होता था। उसने अपने बॉस से परमिशन लेकर वह टॉप वहां बाकी कपड़ों के बीच लटका दिया। वह हैरान रह गई जब कई लोगों ने इस टॉप के बारे में बात की। वह सबको आकर्षित कर रहा था। उसने उसका ऑर्डर ले लिया क्योंकि इस फैशन ब्रांड की अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी। तो उसने इस ऑर्डर को अपने वर्कशॉप को देने का फैसला किया, जिसके लिए बहुत सारे परमिशन लगने वाले थे। शाम को घर जाते ही उसने अपनी सास को यह खुशखबरी सुनाई तो वह रो पड़ी। उन्होंने कहा, इस उम्र में अब मैं कहाँ कर पाऊंगी बेटा। अदिति ने कहा, मम्मी जी आपको केवल सिखाना है, बाकी सारा काम तो टीम करेगी। अवंती जी ने हामी भर दी और 2 दिन बाद अदिति की सिफारिश पर इस टेस्ट की मंजूरी दे दी गई और काम चालू हो गया। अवंती जी को अदिति रोज ही वर्कशॉप छोड़ देती और वहां कारीगरों को अपनी खास कढ़ाई सिखाती रहती। डिजाइन और तरीका अवंती जी का था, तो उनके गाइडेंस में ही एक स्टॉक तैयार कर लिया गया। 15 दिन बाद अवंती जी को वापस जाना पड़ा क्योंकि रेणुका घर आकर बैठ गई। कहने लगी, मम्मी आप अपनी बेटी को तो भूल ही गई है। मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी, आपका चेकअप भी करवाना है। यह सब तो मैं ही करवाती हूँ, अब कबीर के पास कहाँ टाइम होता है। अब अवंती जी को बेमन से जाना ही पड़ा और अदिति चाहकर भी नहीं रोक पाई। फिर से 4 महीने गुजर गए और उसके बाद में अदिति के बार बार बुलाने पर एक बार भी अवंती जी को घर नहीं जाने दिया। फिर एक दिन शाम को अदिति ने कबीर को ऑफिस से आते ही खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर कबीर भी उछल पड़ा। क्या सच में माँ को अवार्ड मिलने वाला है? अदिति ने कहा, हाँ कबीर, ये हमारी कंपनी का एनुअल अवार्ड है, जिसमें वह हर कैटेगरी में अवार्ड देते हैं। एक में माँ का नाम भी सेलेक्ट हुआ है, वह भी ऐसे न्यू कॉमर्स में जिन्होंने कंपनी के लिए कुछ नया किया है। यह सुनकर अपनी माँ की इस उपलब्धि पर कबीर की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद अदिति ने फोन करके कहा, मम्मी जी मैं आपको लेने आ रही हूँ, आप तैयार रहेगा। अदिति ने आज अपनी सास को फोन पर अपना फरमान सुना ही दिया था, जिसे अवंती की टाल न सकी। वह नहीं जानती थी कि उन्हें अवार्ड मिलने वाला है। उनकी बेटी रेणुका ने कहा, मम्मी अदिति आपको अचानक क्यों लेने आ रही है? कहीं कुछ, मैं तो कहती हूँ सोच समझकर कीजिएगा। अब तक इस कढ़ाई की वर्कशॉप के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अवंती जी ने कहा, केवल शाम तक के लिए तो जा रही हूँ। तो रेणुका ने कहा, पहले भी आप 2 दिन के लिए कहकर 15 दिन में आई थी। वह तो मैंने इतनी जिद की तो जाकर कबीर ने वापस भेजा। इतने में अदिति वहां आ गई। दीदी आपको भी आज जरूर आना है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगी। एक्चुअली आज एक पार्टी है, उसके लिए ही मम्मी को लेकर जा रही हूँ रेणुका। पार्टी का नाम सुनते ही पहले तो सोच में पड़ गई, लेकिन फिर खुश हो गई। रेणुका अपने पति के साथ शाम को बताई गई जगह पर पहुंच गई थी। चारों तरफ हुई शानदार सजावट देखकर उसका मुंह खुला रह गया था। उसके पति ने कहा, ये तो किसी ऑफिस की पार्टी लगती है। तो रेणुका ने कहा, अरे कबीर के ऑफिस की ही होगी, हमको इससे क्या, हमको तो खाने से मतलब है। मेरे तो नजर बार बार दूसरी तरफ लगे खाने के स्टॉल की तरफ जा रही है। थोड़ी देर में स्टेज पर होस्ट ने एक एक कर नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया। रेणुका को लग रहा था कि इसमें कबीर का ही नाम होगा, उसके ही ऑफिस की पार्टी होगी। लेकिन कुछ देर में अवंती जी का नाम अनाउंस हुआ तो वह अपने पति का मुंह देखने लगी और चारों तरफ तालियां बजने लगी। उसने धीरे से कहा, यह माँ को अवार्ड समझ नहीं आया,
कुछ देर पहले दोनों मुंह पर हंस रहे थे, अब बोलती बंद हो गई थी। जब स्टेज पर कबीर की माँ पहुंची तो उनको इतनी महंगी साड़ी में पीछे से आते देखकर रेणुका की आंखें फटी रह गई। अब अवंती जी स्टेज पर पहुंची और अवार्ड स्वीकार किया। उन्हें इनाम स्वरूप एक चेक भी मिला था, जिसे देखकर रेणुका के होश उड़ गए। तालियां की गड़गड़ाहट जारी थी, जिसे अवंती जी ख्यालों से वापस आ गई। अदिति जाकर खुश होते हुए उनके गले लग गई थी और बोली, अरे मम्मी जी, दीदी के लिए परेशान मत होइए। वह बस थोड़ा सा नाराज है, सब ठीक हो जाएगा, हम उनको मना लेंगे। अवंती जी ने कहा, नहीं बेटा, इसको तुम नहीं जानती। यह थप्पड़ खाकर इतनी शांति से वापस यूं ही नहीं गई है। अवार्ड फंक्शन के बाद तीनों लोग घर आ गए और उनके आने के थोड़ी देर बाद ही देर रेणुका भी वहां आ गई, जिसे देखकर अदिति हैरान रह गई, क्योंकि उसे तो लगा था कि रेणुका वापस चली गई है। रेणुका ने कहा, मम्मी, सबके सामने आपने मेरी इतनी बेइज्जती की, चलिए आपको माफ भी कर दूंगी, लेकिन ये अवार्ड वगैरह आपने इतना सब किया और मुझे कुछ क्यों नहीं पता, मेरे पास रहते हुए भी मुझे कुछ नहीं बताया। इस पर अवंती जी ने अपनी पिछली बार 15 दिन रुकने की सारी कहानी बताई। इस पर रेणुका ने कहा, अब सब हो गया ना, चलिए अब घर वापस चलिए। कबीर हैरान था कि थप्पड़ खाकर भी रेणुका माँ को ले जाने की बात कैसे कर रही है। अदिति भी हैरान सी खड़ी कबीर को देख रही थी, लेकिन कबीर अब भी खामोश था। उसने धीरे से कहा, मैं समझ रहा हूँ अदिति, लेकिन अब मम्मी को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो, आज इन्हें बोलना ही होगा। आदित्य सुनकर चुपचाप रही। रेणुका से अवंती जी ने कहा, मुझे यही रहना है। रेणुका ने कहा, बस एक बार चलो, बाद में भले आ जाना। अवंती जी मना करने लगी, लेकिन रेणुका ने उनका हाथ खींचा तो कबीर ने बीच में आकर कहा, दीदी, जब माँ आना ही नहीं चाहती तो क्यों जिद कर रही हो? इतनी जिद का क्या मतलब है? रेणुका ने कहा, माँ का सामान है। उधर तो कबीर ने कहा, मैं कल आकर ले जाऊंगा सामान, आप इनको यही छोड़ दीजिए। रेणुका ने कहा, तू नहीं जानता, कबीर ने कहा, दीदी मैंने कहा ना। अपनी माँ से कहा, आपको नहीं जाना है तो आप बोलते क्यों नहीं है? तो अवंती जी ने कहा, हाँ रेणुका, कबीर कह रहा है मुझे नहीं जाना है। तुम जो इस रेणुका का अवंती जी का हाथ पकड़कर खींचा और बोली, मम्मी आपको चलना ही पड़ेगा। तुम्हें लग रहा है कि यह तुम्हें अच्छे से रखेंगे, बिल्कुल नहीं। जो अवार्ड और पैसा आपको मिला है ना, वह अदिति ही रख लेगी। यह तो अपने फायदे के लिए तुम्हें यहाँ रखना चाहते हैं। देखना, ये तुम्हें कुछ नहीं देगी। इस तरह बोलते देखकर अवंती जी गुस्से से भर गई और बोली, रेणुका, अब बोलना बंद कर। माँ, तुम पर इस औरत का कौन सा रंग चढ़ गया है? चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसके साथ नहीं छोड़ सकती। इस बार अवंती जी ने रेणुका को थप्पड़ मार दिया। कबीर बीच में आकर बोला, माँ क्या कर रही हो? दीदी को थप्पड़ क्यों मार दिया? इतनी सी बात पर रेणुका का पति भी बीच में बोलने लगा, मम्मी जी, आपके लिए इसने इतना किया और आप इसको मार रहे हैं। आपका बेटा तो लव मैरिज करके बैठ गया था, आपका ख्याल तो रेणुका ने ही रखा है। अवंती जी से सहन आ गया और वह बोली, खामोश हो जाइए दामाद जी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम दोनों ने मेरा ख्याल रखा या कुछ और? यह सुनकर अदिति और कबीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सभी ने कहा, कुछ और का क्या मतलब है माँ? अवंती जी ने कहा, बेटा, यह सब उस पैसे के लिए हो रहा है जो मैंने छुपा कर रखे हैं। कबीर देखता रह गया और बोला, कौन सा पैसा माँ? अवंती जी ने कहा, वही पैसा जो घर बेचकर मिला था, इसके लिए ही यह मुझे यहाँ नहीं भेजती थी। कबीर को सब याद आने लगा। जब उसने एक बार इनको कॉलेज से फोन किया तो उसने कहा, कबीर, घर को बेचना पड़ेगा, माँ का इलाज होना है, तेरी तो जान नहीं है और मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इलाज के अभाव में माँ को कुछ हो जाए। कबीर ने कहा, दीदी, वैसे भी घर बहुत पुराना है, बेच ही दीजिए। मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे एग्जाम्स हैं और दिन रात की पढ़ाई है। एक बार जरूरत पड़ने पर कबीर न रेणुका से पैसे मांगे तो उसने कहा, कबीर, सारा पैसा माँ के इलाज में खर्च हो चुका है। वैसे भी घर का कुछ ज्यादा दाम नहीं मिला। तो कबीर ने कहा, लेकिन दीदी, सारा पैसा कैसे खर्च हो गया? तो रेणुका ने गुस्से में कहा, कबीर, हॉस्पिटल का खर्च इतना महंगा होता है, क्या तुझे नहीं पता? और तू कहीं मुझ पर शक तो नहीं कर रहा? कबीर ने माँ से बात करना चाहा, तो रेणुका ने कहा, वह सो रही है, बाद में कर लेना, वह अभी ठीक नहीं है।
कितनी बार कबीर ने बात करने की कोशिश की, मगर रेणुका ने होने ही नहीं दी। कबीर को सब समझ आ गया था कि रेणुका ऐसा क्यों कर रही थी। अवंती जी ने कहा, का वह पैसा तुझे मैं कभी नहीं दूंगी। तूने आधे से ज्यादा पैसा मेरे इलाज का बहाना करके हथियाया है। उस दिन जब घर के डील हुई थी और उस आदमी ने कहा कि वह आधे पैसे बाद में दे देगा, तुमने तो उस वक्त आधे पैसे उसके जाते हैं मुझे बहाने से ले लिए थे कि लाओ मम्मी, मैं ये आपके बैंक खाते में जमा करवा देती हूँ। लेकिन तेरी और दामाद जी की बातें सुन ली थी। जब तुम चुपके से कह रहे थे कि बस कुछ दिन और एक बार वह पैसे मिल जाए, फिर तो मैं मम्मी को कबीर के ही पास भेज दूंगी। तुम्हारे पीछे वह आदमी मुझे घर का बाकी बचा हुआ पैसा देकर चला गया और घर की आधी रकम मुझे किस्मत से मिल गई। बेटा, रेणुका ने हमेशा मुझे तुझसे दूर रखा। तो कबीर ने कहा, मम्मी, आप जब पिछली बार अदिति के साथ आई थी तब भी तो ये सब बता सकती थी। तो अवंती जी ने कहा, बेटा, आज मुझे इस अवार्ड से बहुत हिम्मत मिली है। इतने लोगों के सामने मैंने पहली बार जीवन में बोला है, तो अब रेणुका के खिलाफ बोलने की हिम्मत आ गई। वैसे भी मैं पहले वहां से पैसा निकाल लेना चाहती थी जो घर में छुपा रखा है। रेणुका ने आगे बढ़कर कहा, अब आपके घर आने की जरूरत नहीं है, मैं पैसा खुद ही ढूंढ लूंगी। इस पर अनवती जी ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा रेणुका के गाल पर रसीद कर दिया और जोर से बोली, रेणुका, मैं नहीं चाहती थी कि तेरी और दामाद जी की बेइज्जती इस तरह से अदिति के सामने करो। आज तक मैं खुद को रोकते रही, लेकिन बस अब बहुत हो गया। तूने मुझे नौकर बनाकर रख दिया था और अपने ही बेटे से बात नहीं करने दिया, कभी फोन को हाथ तक नहीं लगाने दिया। और दामाद जी, क्या आपने अपनी माँ को भी इतने काम करने को कहे हैं जितने आप मुझसे कहते थे? तुम दोनों मम्मी मम्मी कहकर मुझे हर एक काम करवा लेते थे और तुम्हारी खुद की सास कभी घर नहीं आई क्योंकि वह तेरा स्वभाव जानती थी। रेणुका और दामाद जी, आप भी मुझे 2 रोटी उस पैसे के लालच में ही खिला रहे थे। आए दिन जो रेणुका से कहते थे ना कि अपनी माँ से जल्दी पैसे निकाले और उसको चलता करो यहाँ से, तो मैंने कई बार सुन लिया था, लेकिन चुप रही क्योंकि कहीं आना जाना नहीं जानती थी। तुम्हारी कुछ इज्जत के कारण भी करती रही और फिर उस जहर ने भी मुझ पर काम किया जो तुमने मेरे दिल में अदिति के खिलाफ भरा था। लेकिन मेरी बहू ने तो मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और अब मुझ में हिम्मत आ गई है। चल कबीर, मैं बताती हूँ कि पैसे कहाँ रखे हैं। कबीर जल्दी से अपनी कार से माँ को रेणुका के घर लेकर गया। पीछे पीछे रेणुका भी अपनी कार से पहुंच गई। घर में घुसते हुए अवंती जी पूजा घर की ओर गई और उन्होंने पूजा घर की किताबों के बीच से लाल कपड़े में लिप्त बंडल निकाल ली। रेणुका यह देखकर हैरान रह गई। अब उसे समझ आया कि क्यों उसकी माँ इतनी पूजा करती थी और दिन भर पूजा घर के आगे बैठी रहती थी। असल में तो वह अपने पैसे पर नजर रख रही थी। तेरा मन तो कभी पूजा में लगता ही ना था और न ही वह कभी पूजा घर की सफाई करती थी, तो ध्यान भी जाता कैसे। आज उसको मलाल हो रहा था कि माँ उसके घर से 15 दिन के लिए अदिति के साथ गई थी, तो उसने क्यों पूजा घर चेक नहीं किया, जबकि उसने उनके जाते ही उनका सारा कमरा चेक कर लिया था और पैसे ना मिलने के कारण उन्हें एक दिन वापस लेने पहुंच गई थी। अवंती जी ने कहा, अगर उस दिन अदिति अचानक नहीं आई होती तो मैं पैसे साथ ले जाती, लेकिन मुझे उस दिन मौका ही नहीं मिला। रेणुका, तूने तो मुझे अकेले में ले जाकर कहा था कि खबरदार जो यहाँ के बारे में कुछ भी कबीर से बताया। लेकिन देख, रेणुका, सच्चाई खुद ही सामने आ जाती है। अब तेरा वक्त खत्म हो गया। खामोश हो जा, नहीं तो पुलिस को बुलाकर तेरी और दामाद जी की सारी धोखाधड़ी सामने रख दूंगी। फिर तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तेरे जैसी बेटी से अच्छी मेरी बहू है। मुझे नहीं पता था कि मेरे लाड प्यार से तू इतनी बिगड़ैल और बदतमीज हो जाएगी। दामाद जी से ज्यादा तो तू लालची है। यह सुनकर रेणुका तुरंत ही उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। अब कबीर ने कहा कि दीदी, आपने जो किया है ना, उसकी माफी तो नहीं हो सकती, लेकिन आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। मैंने खुद माँ को तुम्हारे घर में बर्तन धोते देखा है। इसका तुमने बहाना बना दिया था, लेकिन मुझे शक था, जो आज सच हो गया है। इसके बाद अवंती जी कबीर और अदिति के साथ वापस अपने घर चली गई। अदिति ने कहा, अब हमारा परिवार पूरा हुआ है। तीनों अब साथ में बहुत खुश थे।
तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।